हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू ग्रेविटी गुरु। तो बेटा, थर्मोडायनेमिक्स की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू है। ठीक है, आज है लेक्चर नंबर 8। ओके, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में चर्चा करेंगे? एंथैल्पी के बारे में। हाँ, एंथैल्पी जस्ट लाइक एनर्जी। ओके, बट एंथैल्पी और कुछ चीज़ नहीं, मैथमेटिकली टर्म है। ओके, तो डिटेल वर्जन में इसको पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। ओके, इजीएस्ट पोर्शन है सर। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज एंथैल्पी। ओके, व्हाट इज एंथैल्पी? व्हाट इज एंथैल्पी? इज अ कंटेंट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर, देखो ये जो लाइन मैंने लिखी है, हीट कंटेंट एंड कांस्टेंट प्रेशर, ये बड़े धीरे से समझ में आएगी। हाँ, कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, आप किसी भी रेफरेंस बुक को, किसी कोचिंग के मॉड्यूल्स को या किसी की क्लास नोट्स को उठा के देख लेंगे तो सबसे पहले आपको एंथैल्पी की यही डेफिनेशन देखने को मिलेगी, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एंथैल्पी एक मैथमेटिकली टर्म है। ठीक है, एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है बेटा H इज इक्वल टू E प्लस पी। कुछ बुक्स में आपको ये H इज इक्वल टू Q प्लस पी दिखाई देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी जो है उसको हम E से भी डिनोट कर सकते हैं, उसको हम U से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ध्यान से समझो, ये जो लाइन है, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर जो टोटल हीट है वो एंथैल्पी है, ऐसा समझ लो अभी के लिए। ठीक है, धीरे धीरे थ्योरीज खुलते जाएंगी, इस लाइन का मीनिंग भी खुलता चला जाएगा। ओके, एच एंथैल्पी है, एंथैल्पी को डिनोट किया जाता है एच से। क्यू क्या है बेटा? क्यू है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ओके, पीवी क्या है? प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। ओके, एच इज इक्वल टू क्यू प्लस, ओके, एच इज इक्वल टू प्लस पी। अब देखो, एंथैल्पी है, एंथैल्पी में क्या आ रहा है? इंटरनल एनर्जी, प्रेशर वॉल्यूम। तो अब इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते, है ना। जब मैं आपको इंटरनल एनर्जी बता रहा था तब भी मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि इंटरनल एनर्जी बहुत सारी एनर्जीज का सम है। ओके, बहुत सारी एनर्जीज का सम है इंटरनल एनर्जी। अब एब्सोल्यूट वैल्यू आप बता नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि क्वांटम लेवल पे बात होती है। तो जब आप इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी जो है ये भी आप एब्सोल्यूट लेवल पर मेजर नहीं कर सकते। तो जब इन दोनों को मेजर नहीं कर सकते तो इनका सम कैसे कैसे आप एब्सोल्यूट लेवल पे मेजर कर पाएंगे? ओके, तो एच की एंथैल्पी की बेटा हम लोग, एंथैल्पी जो है, हाँ, एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर हम नहीं कर सकते। हाँ, जो है एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मेजर नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट मेजर नहीं बता सकते। ठीक है, तो सर हम क्या बता सकते हैं? हम चेंज इन, हम किस पे बात कर सकते हैं? चेंज इन एंथैल्पी पे बात कर सकते हैं। चेंज इन एंथैल्पी मींस, अब चेंज है तो चेंज तो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो चेंज इन एंथैल्पी पे डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू आप नहीं बता सकते। बातें समझ में आ रही है? इसकी आप एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते, आप चेंज बता सकते हैं। ठीक है, चेंज, चेंज कैसे निकालेंगे? चेंज तो सिंपल है सर, चेंज तो सिंपल है। कैसे निकालेंगे भाई चेंज? डेल्टा एच, तब ये चेंज है ना।
फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ओके, फाइनल माइनस इनिशियल। तो एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते, उसका चेंज बता सकते हैं बस, क्योंकि उतने माइन्यूट लेवल पे वर्क करना, एब्सोल्यूट वैल्यू तक जाना इम्पॉसिबल। ओके ओके सर, आगे की तरफ चलते हैं। अब डेल्टा एच जो है या एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी एक एंथैल्पी 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 एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मींस, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है, आपको एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव दोनों प्रॉपर्टी समझा चुका हूं। मैटर के मास पर, के साइज पर डिपेंड करेगी, ठीक है। मान लो आपने फॉर एग्जांपल के लिए एक छोटे से कंटेनर में गैस रखी है। अब उस छोटे से कंटेनर में जो गैस है, मान लो यहाँ देखो, एक छोटा कंटेनर है, एक बहुत बड़ा कंटेनर, ठीक है, ध्यान दो। अब क्या है, यहाँ पे मान लो आपने किसी गैस को फिल करके रखा है, किसी गैस को फिल करके रखा है, तो ये जो गैस है का वॉल्यूम, राइट, इस गैस का वॉल्यूम, और यहां अगर कोई गैस फिल है तो वॉल्यूम कहाँ ज्यादा है भाई, वॉल्यूम कहाँ ज्यादा है, सोच के बताओ सर। सिंपल सी बात है, कंटेनर बड़ा है, ठीक है, जहां ज्यादा स्पेस होगा वहीं पर ज्यादा वॉल्यूम होगा। तो अगर मैंने पूछा कि मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम बताइए, तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम जो है वो यहाँ ज्यादा है। वॉल्यूम कहाँ ज्यादा होगा, अगर मैं वॉल्यूम पूछूं, अगर मैं वॉल्यूम पूछूंगा तुमसे, हाँ, तो वॉल्यूम पूछूंगा तो आप बताओगे सर वॉल्यूम यहाँ ज्यादा है, ठीक है। छोटे कंटेनर में जो गैस फिल है, ठीक है, इसकी इंटरनल एनर्जी कुछ और होगी, इसकी इंटरनल एनर्जी कुछ और होगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल कम है, राइट। इंटरनल एनर्जी की अगर बात करोगे U ऑब्लिक, तो क्या होगा सर, वो भी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी इस वाले कंटेनर की ज्यादा होगी इस वाले कंटेनर से, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इसीलिए है बेटा क्योंकि वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटरनल एनर्जी भी एक कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एडिशन या सम वो भी क्या होगा, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। पी पे डिस्कस मत करना, पी एक्सटेंसिव नहीं है, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मैटर पे डिपेंड करता है। समझ में आई बात, मैटर पे डिपेंड करता है। इतनी बातें समझ में आई क्या, ये बातें आई होप आप लोगों को समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो वॉल्यूम भी एक कैसी प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भाई प्रेशर डिपेंड नहीं, देखो मान लो कि ये हम काम कर रहे हैं इसी रूम में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब रूम टेम्परेचर पे काम कर रहा हूँ। रूम का जो टेम्परेचर होगा, रूम का जो प्रेशर होगा, वो डिपेंड थोड़ी कर रहा है, वो डिपेंड नहीं करता। इंटेंसिव मतलब क्या, इंडिपेंडेंट है ना। मैटर के साइज से छोटे से रूम में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या आप बड़े रूम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या बहुत बड़े हॉल में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर 25 डिग्री सेल्सियस प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा ना। समझ में आ रही बात, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, राइट। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी है ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि भाई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो मैटर के मास पर डिपेंड करेगी, मैटर के साइज पर डिपेंड करेगी। अब वॉल्यूम तो डिपेंड करता है ना, वॉल्यूम कैसे नहीं डिपेंड करेगा भाई, बड़ा कंटेनर ले लिए, वॉल्यूम ज़्यादा है यहाँ का वॉल्यूम कम है। इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, समझ में आई बात। यहाँ कम गैसेस मॉलिक्यूल है, यहाँ ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल है, तो ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल है, ज़्यादा टकराएंगे, ज़्यादा होगी ना, इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी कि नहीं, ठीक है। तो प्रेशर को लेके कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है ना। प्रेशर जहाँ भी हम ये चीज़ डिफाइन कर रहे हैं, या जहाँ भी हम इस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं, वहाँ एक कांस्टेंट प्रेशर होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है, एंथैल्पी एक कैसी प्रॉपर्टी है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट। एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, एक स्टेट फंक्शन है, हाँ, स्टेट फंक्शन है। यहाँ पर
सर हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है, इन अवर थर्मोडायनेमिक्स वी हैव ओनली टू पाथ फंक्शन, फर्स्ट वन इज अ वर्क, सेकंड वन इज अ हीट। ओके, तो एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मींस, स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं? स्टेट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, उनको पाथ से कोई लेना देना नहीं है। स्टेट फंक्शन इसीलिए भी हैं सर क्योंकि एंथैल्पी के फॉर्मूले में इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी के फॉर्मूले में प्रेशर, एंथैल्पी के फॉर्मूले में वॉल्यूम, दे आल्सो आर अ स्टेट फंक्शन, दे आल्सो आर अ स्टेट फंक्शन। ओके, फंक्शनल लिख दिया क्या मैंने? फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन होगा? ये एक स्टेट फंक्शन होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, ये भी कैसे फंक्शन है? एक स्टेट फंक्शन। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपके समझ में आ रही, समझ में आ रही हैं? बिल्कुल सर, इतनी चीजें समझ में आ रही। ठीक है, अब हम बार बार बोल रहे हैं सर कि हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का पता नहीं लगा सकते। ठीक है, हम सिर्फ चेंज की बात कर सकते हैं। मैं फॉर्मूले को थोड़ा सा टर्न एंड ट्विस्ट करूंगा। टर्न एंड ट्विस्ट कैसा कि मैं H इज इक्वल टू Q प्लस PV ना लिखते हुए, मैं H इज इक्वल टू ये ना लिखते हुए मैं चेंज की बात करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा। ओके, क्योंकि हम चेंज की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम चेंज की बात कर रहे हैं, हम एब्सोल्यूट लेवल पे बात नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है सर? तो यहाँ एज मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं मोस्टली टाइम फॉर्मूले में, तुम पर है बेटा, आप क्यू लिखे ई लिखे डजंट मैटर। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, टू डेल्टा का मीन्स क्या है? चेंज। चेंज और चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, E2 माइनस ई प्लस। ठीक है, प्रेशर था P1, ओके, वॉल्यूम था V1, क्या हो गया? P2 V2, राइट। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ। फॉर्मूले को कैसे लिख सकता हूँ? फॉर्मूले को मैं ऐसे, टू V माइनस V1 V1। पर मैं ये फॉर्मूला ऐसे कब लिख पाऊंगा सर? आप ये फॉर्मूला तब ऐसे तब लिख पाएंगे जब आपके पास इंटरनल एनर्जी, आपका प्रेशर, आपका वॉल्यूम सभी कैसे हों? वेरिएबल हों। वेरिएबल हो मीन्स सब चेंज हो रहे हों। सब कैसे हो रहे हों? चेंज हो रहे होंगे। जब वेरिएबल होंगे तब आप चेंज लिख पाएंगे। समझ में आ रही बात है? ओके सर, अब वेरिएशन समझते हैं। फॉर्मूले में वेरिएशन करते जाते हैं और इस चीज को समझते जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर लिखने की कोशिश करें, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। ओके, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पर लिख रहा हूं, किस पर? एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो कांस्टेंट प्रेशर पर इक्वेशन नंबर 1 से देखना, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E। भाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मीन्स उसमें चेंज होगा नहीं, तो चेंज नहीं होगा तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं मैं इस फॉर्मूले को ऐसे, एट कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ओके, ठीक है सर। सर क्या इस फॉर्मूले को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैसे लिखेंगे हम? कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिखना है तो हम लिखेंगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस, भाई कांस्टेंट है, P डेल्टा P। ओके, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो बेटा इंटरनल एनर्जी जो है E एंड वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम ये कैसे होंगे? ये वेरिएबल होंगे, ये चेंज होंगे, ये चेंज होंगे, बिल्कुल होंगे।
कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं तो यहां पर जो इंटरनल एनर्जी है एंड प्रेशर, इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर, ये कैसे होंगे बेटा? ये वेरिएबल होंगे, ये चेंज होंगे। तो सर कौन से फॉर्मूले को कहां पुट करना है, कौन से फॉर्मूले को कहां पुट करना है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज कैसी है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमें कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है और एंथैल्पी चेंज पूछ रहा है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्वेश्चन में वॉल्यूम कांस्टेंट रखकर प्रेशर का वेरिएशन दिया है कि प्रेशर P1 से P2 हो जाता है, प्रेशर 2 atm से 8 atm हो जाता है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी में चेंज दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैंग्वेज, ओके, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलते। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है ना, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन मीन्स, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यह है कोई केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन में एक बात याद रखना, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर तो कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आप, क्योंकि जो हम हीट कंटेंट जो पढ़ रहे हैं ना, क्या लिखा हुआ है, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी की जो डेफिनेशन है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एंथैल्पी जो डिफाइन हुई है वो किस पे हुई है, कांस्टेंट प्रेशर पर। ओके, ये तो सिर्फ फार्मूले को चेंज किया गया है, या फिर नए टाइप का कोई क्वेश्चन बनाना रहा तो इस टाइप का वेरिएशन किए गए हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। ज्यादातर मोस्टली टाइम ये वाला फार्मूला यूज किया जाएगा। ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर P del V, P del V इज इक्वल टू डेल्टा NZRT। ओके, याद रखना, P del V इज इक्वल टू डेल्टा NZRT। ओके, पर ये कहाँ, ये जहां पर आपके पास में क्वेश्चन में कोई केमिकल रिएक्शन दी हो। केमिकल रिएक्शन मतलब जहां पे रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों दिखाई दे, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल के जैसे ऐसा H2 प्लस Cl2 यूज टू HCl, गैसेस स्टेट, गैसेस स्टेट। ओके, ऐसी जगह पर तो फिर फॉर्मूले को थोड़ा सा फिर चेंज किया जाएगा। कैसे चेंज करेंगे, देखते जाओ। फॉर्मूले में चेंजेस, वेरिएशन देखो बस, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NZRT। ओके, क्योंकि P del V, क्योंकि क्या, P del V की वैल्यू क्या आ रही है, डेल्टा NZRT। कब, जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर किसी केमिकल रिएक्शन के लिए बात कर रहे हो। ओके, ठीक है ना। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ई प्लस डेल्टा NZRT। ठीक है, मोस्टली मतलब 85% जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे बनेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा NZRT। इज डेट क्लियर? ओके सर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्टार मार्क लगा के लिखो। एक और बात याद रखना, ये जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ। डेल्टा ई के बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। डेल्टा ई और डेल्टा एच हमारे लिए कुछ नया नहीं है। डेल्टा ई और डेल्टा एच जो है बेटा, ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो हीट है, अगर उसको कांस्टेंट प्रेशर पे ले लिया जाए, है ना, मैंने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है हीट का, है ना, आप प्रीवियस लेक्चर देखकर आए हो, ऐसी मैं, ऐसा मेरा है कि आप प्रीवियस लेक्चर देखकर ही ये वाला लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है वही एंथैल्पी है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है वही क्या है, एंथैल्पी है।
कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है वही एंथैल्पी है। जस्ट लाइक सेम कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट है वही क्या है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जब मैंने Cp और Cv बताया था तब मैंने आपको ये बताया हुआ था कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है वही एंथैल्पी है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट है वही क्या है, इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और भी चेंज करके हम फॉर्मूले को लिख सकते हैं। ठीक है, QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NZRT प्लस डेल्टा NZRT, राइट। तो फॉर्मूले में चेंजेस आते जा रहे हैं, बाकी बातें तो सब वही है, लिखने के तरीके सब अलग अलग हैं बस। ठीक है, तो पर अभी भी एक सवाल आप लोगों के मन में होगा कि सर बाकी सब चीज़ें तो समझ में आ रही है, T मीन्स टेम्परेचर है, P मीन्स प्रेशर है, V वॉल्यूम है, डेल्टा H एंथैल्पी में चेंज है, डेल्टा E इंटरनल एनर्जी में चेंज है, बट सर व्हाट अबाउट डेल्टा NG, व्हाट अबाउट डेल्टा NG, हाउ टू फाइंड डेल्टा NG। ओके, तो डेल्टा NG भी कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ें नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि डेल्टा NG है क्या। ठीक है, डेल्टा NG क्या है बेटा, डेल्टा NG ये है कि देखो कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है तो उसमें रिएक्टेंट है, उसमें प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, खत्म, डेल्टा NG आपसे निकल जाएगा। तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ एज अ बुकिंग लैंग्वेज, नंबर ऑफ मोल ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous product, number of moles of gaseous product minus number of mole of, minus number of moles of, number of moles of gaseous reactant। ओके, बात समझ में आई, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। इस फॉर्मूले से हम डेल्टा एनजी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक जो छोटी सी इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है ना, H2 प्लस Cl2 यूज 2HCl, इसके लिए मैं आपको डेल्टा एनजी निकाल के दिखाता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, डेल्टा एनजी है ना, सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट में जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल हैं या एटम्स दिए हुए हैं इन केमिकल रिएक्शन, उसके लिए निकालना है ना, सॉलिड स्टेट में लिक्विड स्टेट वालों के लिए नहीं, क्योंकि आप फॉर्मूले को अच्छे से पढ़िए, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, मतलब जो गैसेस स्टेट में हैं उनका हम डेल्टा एनजी निकाल सकते हैं। तो सर किसी केमिकल इक्वेशन में अगर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल या एटम, लिक्विड में होंगे तो मैं कैसे करूंगी, तो कुछ नहीं करना है, हमको उसे छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे मैं इसका निकाल के दिखाता हूं, अब आप बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, गैसेस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के कितने मोल है गैसेस वाले, है ना, स्टेट लिखी हुई है गैस, सर 2 है, 2, ओके, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, यहाँ कुछ नहीं लिखा है भाई, मतलब 1 है ना, तो हमको भी पता है कि सामने कुछ नहीं लिखा है मीन्स क्या है, 1 है, तो ये तो 2 हो गया सर। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस रिएक्टेंट 1 प्लस 1, ओके, 1 प्लस 1, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, ये इस इक्वेशन के लिए डेल्टा एनजी कितना आएगा, 2, है ना, इसके लिए डेल्टा एनजी कितना आएगा, 0। तो डेल्टा एनजी भी निकालना कोई बहुत भारी भरकम नहीं है। ओके, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, थोड़ा सा डेल्टा एनजी का कुछ वेरिएशन है जो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा, है ना, जो फॉर्मूले में टर्न एंड ट्विस्ट पैदा कर सकता है। ओके सर, बता दीजिए सर। ठीक है, चलो चलते हैं। ये तो क्वेश्चन आ गया, ये तो क्वेश्चन, एक मिनट आपको बता देता हूँ, इस स्लाइड पे बता, देखो फॉर्मूला क्या है बेटा, सर फॉर्मूला है डेल्टा एच इज इक्वल टू, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी, डेल्टा एनजीआरटी। अब ट्विस्ट क्या क्या हो सकते हैं इसमें, इफ डेल्टा एनजी
वैल्यू इज इक्वल टू 0, ओके, इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0, इफ डेल्टा एन जी इज लेस देन 0। तीन कंडीशन अराइज हो सकती हैं, ओके। इस वाले केस में क्या होगा कि भाई जब डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है, डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है, इस केस में क्या होगा, ध्यान से सुनो। डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स डेल्टा एस एच बिकम इक्वल टू डेल्टा ई। डेल्टा एच इक्वल होगा किसके, डेल्टा ई के। डेल्टा एन जी मतलब ये वाली टर्म अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इंक्रीज, वैल्यू इंक्रीज ही होगी ना। जैसे मान लो ये 5, इसकी वैल्यू कितनी आ गई पूरी, है ना, डेल्टा एन जी आर टी पूरा कैलकुलेशन करके आपने 5 ला लिया, ठीक है। ये मान लो 3 था, कितना आएगा 7, सॉरी 8, कितना आएगा 8 हो जाएगा। मतलब जिस केस में डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, उस केस में डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, डेल्टा ई से, क्योंकि आप कुछ ऐड कर रहे हैं ना भाई, कुछ तो ऐड कर रहे हैं। अब इसकी वैल्यू भले कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उसमें आप कुछ अमाउंट ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों का जो सम आएगा तो डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, डेल्टा ई से। इज दैट क्लियर? आई होप क्लियर है। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, डेल्टा ई प्लस डेल्टा सी आर टी, ओके, ठीक है। डेल्टा एन जी की वैल्यू लेस देन 0 होगी, ये टर्म निगेटिव में हो जाएगी, एक निगेटिव में हो जाएगी, मतलब कुछ अमाउंट कम हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, डेल्टा एन जी लेस देन डेल्टा ई। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कभी कभी आ जाते हैं, ओके, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं। जैसे अभी आजकल एग्जाम्स में असर्शन रीजन बहुत पूछ रहा है, तो ये सब बातें जो मैंने आपको बताई, इसको वो क्या करेगा, सेंटेंस में दे देगा, ठीक है। फिर पूछेगा कि असर्शन रीजन, है ना, स्टेटमेंट 1 राइट है, स्टेटमेंट 2 राइट है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर रॉन्ग, ओके। तो ऐसे 4 ऑप्शंस आपको बनाकर दे देगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये था। अब इसके बाद में एंथैल्पी में ऐसे सच कोई थ्योरेटिकल पार्ट बचता नहीं है ना। अब ये वाली जो लाइन थी, हीट कंटेंट एंड कांस्टेंट प्रेशर, वो आप लोगों को अब तब समझ में आई होगी जब मैंने आपको क्या बताया, ये चीज बताई कि कांस्टेंट प्रेशर पर, देखो कांस्टेंट प्रेशर मतलब प्रेशर को कांस्टेंट रख दिए, ठीक है। प्रेशर को कांस्टेंट करके हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम में चेंज ला रहे हैं, इंटरनल एनर्जी में चेंज ला रहे हैं, और इन दोनों को सम कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का जो सम कर रहे हैं और जो टोटल कुछ बनेगा, कुछ नया बनेगा, उस नए शब्द को ही हम क्या बोल रहे हैं बेटा, उस नए शब्द को ही हम एंथैल्पी बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया है, हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। हम वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं, हम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, उसमें वेरिएशन नहीं, उसको हमने वेरिएबल रखा है, ठीक है। और इन दोनों को सम करने के बाद में, है ना, मतलब इंटरनल एनर्जी, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम को चेंज कर, इनको पूरा सम करने के बाद जो एक नई चीज जनरेट हो रही है, उस नई चीज को हमने क्या बोला है, एंथैल्पी बोला है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? ठीक है सर। ये पीवी का मतलब क्या है, ये ये प्रेशर वॉल्यूम क्यों लिया गया था, कहाँ गया बेटा, प्रेशर वॉल्यूम क्यों लिया गया था? देखो जैसे मैंने आपको यहां बताया था मैंने, यहाँ पे कुछ प्रेशर रखे हमने, कुछ वॉल्यूम डिसाइड किया, मतलब हम एक सिस्टम को स्टेबलाइज्ड कर रहे हैं। आप ये समझिए अच्छे से, हम क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम को स्टेबलाइज्ड कर रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम सारी चीजों को लेकर, है ना भाई। जैसे मान लो मेरा ये कोई सिस्टम है, अब मैंने इस सिस्टम में प्रेशर रखा, कुछ कुछ वॉल्यूम रखा, कुछ इसमें जो गैस रखी हुई है उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी रखा। तो पीवी का मतलब क्या है, पीवी वर्क होता है कि नहीं, मैंने आपको बताया पीवी वर्क होता है कि नहीं, पीवी वर्क बार बार मेरे मुंह से सुना है आपने, पीवी वर्क, पीवी वर्क। तो पीवी वर्क क्या होता है सर, पीवी वर्क होता है प्रेशर, क्या होता है वॉल्यूम, है ना, पीवी वर्क है कि नहीं। तो पीवी वर्क मतलब क्या, कि हम प्रेशर वॉल्यूम इन सबको लेकर एक सिस्टम स्टेबलाइज्ड कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या सर? बातें समझ में बहुत अच्छे से समझ आ रही है, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं, और मैंने आपको क्या बताया था पिछली क्लास में, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ बता दिया था, ठीक है ना।
कुछ जगह कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें मे बी उस फॉर्मूले का यूज हो सके। ये एक क्वेश्चन है, द हीट ऑफ रिएक्शन, द हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन मीन्स कि सोल्यूशन लगाते हैं इसका। हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब है बेटा कि आपके पास में डेल्टा एच गिवन है, सॉरी डेल्टा एच नहीं, डेल्टा ई गिवन है। क्या गिवन है? डेल्टा ई, हीट ऑफ रिएक्शन मीन्स आपके पास क्या दिया हुआ है, डेल्टा ई की वैल्यू आपके पास दी हुई है। कितनी है डेल्टा ई की वैल्यू, है ना, लिखा हुआ है देखो, द हीट ऑफ रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है ना। क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं। ये एक रिएक्शन गिवन है, ठीक है। अब इस गिवन रिएक्शन में जैसे C10H8 जो है वो सॉलिड स्टेट में दिया हुआ है, ये गैसेस है, ये गैसेस है, ये लिक्विड है ना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे डेल्टा एनजी भी निकालना है। डेल्टा ई की वैल्यू क्या है सर? डेल्टा ई की वैल्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी हुई है कितनी, -1228 किलो कैलोरी। ओके, यस सर। टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, 25 डिग्री सेल्सियस। बातें समझ में आ रही है? सर इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। अब ये जो किलो कैलोरी है इसको मैं कैलोरी में चेंज करके लिख देता हूँ। तो क्या करूंगा मैं, -1228.2 इंटू 10⁻³ कैलोरी, ठीक है, कैलोरी, ठीक है। सभी को हम एसआई यूनिट में ला देते हैं। मैंने आपको बताया था, आप यूनिट एंड मेजरमेंट फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से पता है कि सेम सेम यूनिट का एडिशन होता है, सेम सेम यूनिट का सब्ट्रैक्शन होता है। ओके, ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, अब डिग्री सेल्सियस को सर आप केल्विन में चेंज कर दीजिए। तो सिंपल है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बेटा, सर 273 का एडिशन कर देंगे। तो इसमें इसका किसका एडिशन कर देंगे हम लोग, 273 का एडिशन कर देंगे, तो सर ये 298 हो जाएगा केल्विन में। ओके, केल्विन में आ गया। ओके, ठीक है। अब सीधे फॉर्मूला, नो सर डेल्टा एनजी निकाल के दिखा दीजिए। तो डेल्टा एनजी निकाल के दिखाता हूं बेटा। देखो डेल्टा एनजी कैसे निकालेंगे, पहले आप देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, फॉर्मूला भूल तो नहीं गए, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साइड में पहले देखिए, प्रोडक्ट के साइड में कितने, गैस वाले, लिक्विड वाले नहीं, लिक्विड वाले नहीं, गैस वाले 10 है सर। ओके सर 10 है, माइनस माइनस, फॉर्मूले में माइनस है और माइनस। ओके सर, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस ये 10, ये तो सॉलिड है तो नहीं लेना है, 12, तो इज इक्वल टू -2। इसके बाद कुछ नहीं रखा है इस क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में। ओके, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। हाँ, आर की वैल्यू जो है वो किस में रखेंगे आप, कैलोरी में रख देंगे। आर की वैल्यू को किस में रख देंगे, कैलोरी में। और याद होना आर की वैल्यू जो है, आर क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट की कैलोरी में जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 2। ओके, डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है बेटा, 11228.2 इंटू 10⁻³ ओके प्लस, ठीक है ना। ओके, डेल्टा एनजी की वैल्यू है -2, डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है, -2। आर की वैल्यू मैंने बताया कि कैलोरीज में लेनी है। क्यों लेनी है भाई, क्योंकि डेल्टा ई कैलोरी में है तो उसकी कैलोरी वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। टेम्परेचर केल्विन में है बेटा 298, कितना है, 298। ओके, इसको आप कैलकुलेशन कर लेना, तो आप क्या कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेशन करते तो आता होगा ना, कैलकुलेशन करके तो नहीं दिखाना पड़ेगा। आई होप आपको ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशंस आते होंगे, ठीक है ना। क्या करोगे, कैलकुलेशन करना बहुत सिंपल है। देखो मल्टीप्लाई कर देना इसमें, ठीक है, -2 का, फिर मल्टीप्लाई करना 298 में, ठीक है। पावर्स को अभी जैसी है वैसी ही रखना, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर क्या करेंगे सर, एडिशन करना है ना। या फिर आप यहाँ से पॉइंट को हटा देना, नीचे में पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1, तो नीचे में क्या आएगा, 10, एक 10 से ये हट जाएगा। बातें समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है क्या, ठीक है सर। कितना आएगा, माइनस
ये बेटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा -1229392 इतना आएगा बेटा, है ना। कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर आपको कैसे पता कि डायरेक्ट इतना आ गया। बेटा मैं तो रट कर आया था, लेकिन आप इसको सॉल्व करके जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे उतना ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ क्यों नहीं है, देखो पहली बात तो रिएक्शन को लिख कर देख लो, रिएक्शन को लिख कर देख लो। रिएक्शन क्या है, H2 गैस प्लस Cl2 गैस, है ना, H2 गैस प्लस Cl2 गैस यूज 2HCl, ठीक है, गैस गैस गैस, ओके। अब देखो व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है ना, 27 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहा है। चलो फॉर्मूला लगा देते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT, ओके। सबसे पहले तो हम डेल्टा NG निकाल लेते हैं। डेल्टा NG क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, कितने 2 है, प्रोडक्ट के मोल कितने 2, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, है ना, सामने कुछ नहीं लिखा है मीन्स क्या है 1 है, इतनी अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए हमारा, है ना, 1 + 1 2, ओके, तो 0। अब ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E, भाई ये तो 0 हो गया ना, अब 0 में किसी का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही तो होगा, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E, ओके। एंथैल्पी में जो चेंज है, अब देखो यहाँ पे दिया है क्या, कहीं पर बताओ दिया है, कुछ नहीं दिया है। देखो एट 27 डिग्री सेल्सियस द इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन इज 2 कैलोरी, कितना दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना दिया हुआ है 2 कैलोरी। व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, भाई तुम्हें इंटरनल एनर्जी में चेंज दिए के रखा है 2 कैलोरी, तो डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा H, सो डेल्टा H इज इक्वल टू 2 कैलोरी, फाइनल आंसर, ओके। ये हो गया, ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। 2 कैलोरी दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी में चेंज दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल आ रही है, डेल्टा एच के, तो डेल्टा एच कितना होगा 2 कैलोरी हो जाए। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो बेटा एक छोटा सा लेक्चर था ये आज का,